हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। और आज हम बात करेंगे क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। पिछली क्लास में हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे। हम लोग ये पता लगा चुके थे, इन बातों को डिस्कस कर चुके थे कि कैसे कैसे अम्ल एवं क्षारकों के जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं, लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र पर अम्लीय विलयन तथा क्षारीय विलयन की क्या प्रतिक्रिया होती है, एवं हमने अन्य सूचकों के बारे में भी बात करी थी, कुछ प्राकृतिक और कुछ संश्लेषित सूचक। आज हम बात करेंगे जो हमारा पिछले क्लास में जो टॉपिक आधा रह गया था, जो कि हम पढ़ रहे थे गुणधर्म, अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। हम कुछ गुणधर्म पढ़ चुके थे, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ और इम्पोर्टेंट हमको अभिक्रियाएं पढ़नी हैं, जैसे कि पिछली क्लास में हमारी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो अम्लों की अभिक्रिया है वो रह गई थी। तो उसमें मैंने आपको ये समझा दिया था कि अभिक्रिया होगी किस प्रकार से, लेकिन उदाहरण हमने उसमें नहीं किए थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी अम्ल की, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए हमें इसका जो टेस्ट है वो याद होना चाहिए कि हमने कहा था इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वो उसमें अवक्षेप बनता है ना। और यदि इसको और देर तक इसको प्रवाहित करते रहें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो गायब हो जाता है। इन चीज़ों को हम आज और कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद कुछ अन्य प्रकार की इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जैसे कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अन्य अभिक्रियाओं को, और जब ये प्रकार की अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो हम देखेंगे कुछ अम्ल एवं क्षार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिनोमेना। आज हम ये भी समझेंगे कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। हम बोल देते हैं ना अम्ल, क्षार, लवण, या फिर क्षारक बोलते हैं कभी कभी। तो क्या क्षार और क्षारक एक ही बात है या अलग अलग बात है? तो इन सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम आज सीखेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। जो भी अभिक्रियाएं लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगी, तो आप आज की क्लास में थोड़ा ध्यान दे करके क्लास को करेंगे। और कुछ हम रीजंस वाले क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि एग्जाम में रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो उनके आंसर भी हम इन अभिक्रियाओं के आधार पर ही देंगे। तो आप अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से समझिए। हम अभिक्रियाएं सीखते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम कुछ एक दो प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ चुके थे, जैसे कि नंबर 1 पे हमने देखा था धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया जो हो रही थी, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अम्ल और धातु की अभिक्रिया जो हो रही थी उसमें हमने देखा था एक यौगिक बन रहा था जिसको हमने लवण नाम दिया था। अगर आपको कोई लवण याद हो इस अभिक्रिया से, तो मैंने आपको याद दिलाया था सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है इस पदार्थ का? सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये याद रहेगा, सोडियम जिंकेट था। सोडियम जिंकेट कौन सा पदार्थ है? लवण है। कौन सी अभिक्रिया में बनता है? जब अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया की जाती है तो लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस हाइड्रोजन गैस की भी हमने टेस्टिंग पढ़ी थी कि इसके जो पानी में से इसको गुजारा जाएगा तो बुलबुले बनेंगे। उन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती यदि लाएंगे तो ये पटाखे जैसी ध्वनि के साथ आवाज करते हुए जलते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। उसके बाद हमने जो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया हम देख रहे थे वो थी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सपोज कोई धातु कार्बोनेट लेता हूं, मैं सोडियम का कार्बोनेट ले लेता हूं, तो Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, और इसके साथ में हमने धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करी थी, तो मैं एक अम्ल ले लेता हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करा करके यहाँ पर हमें मिल रहा था लवण, तो NaCl लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा। ये तीन चीजें तो हमें मिल रही थी।
अभिक्रिया को लिखने से पहले मैंने आपको कुछ बातें ध्यान में रखने को बोला है। अभिक्रिया को बैलेंस जरूर कर लें। तो क्लोरीन इधर भी 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन CO3 हो गया है और H2 हो गया। ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई है। नाम लिखेंगे तो इसका नाम है इस पदार्थ का सोडियम कार्बोनेट। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लेंगे। ये सोडियम क्लोराइड लवण है। ठीक है, समय बचाने के लिए मैं कुछ कुछ पदार्थों के नाम नहीं लिख रहा हूं, पर आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल। ठीक है, और इसी प्रकार की अभिक्रिया, ये तो धातु कार्बोनेट है ना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेता हूँ, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेता हूँ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसा होता है NaHCO3। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ ये अभिक्रिया होगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया होगी, तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ फिर से अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, इसी HCl की अभिक्रिया कराते हैं, दोबारा से NaCl बनेगा। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ये H2O बनेगा, मतलब सेम चीज बनेगी। ठीक है, चाहे कार्बोनेट के साथ करा लो, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा लो, अम्लों की अभिक्रिया तो पदार्थ यही बनते हैं। लवण, एक लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर क्या बोला गया था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इनके नीचे नाम लिख दें और रिएक्शन को बैलेंस कर लें। ये जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखी, अब इसकी टेस्टिंग हमको पढ़नी है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये तो अभिक्रिया है। अब यहाँ से आगे आपको ये टेस्टिंग है इसकी, तो मैं इसको नोट में लिख लेता हूँ। तो चूने के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, या मैं प्रवाहित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने का मतलब ये है कि चूने का पानी क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, मतलब सॉरी पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ये होता है चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया करा दी, मतलब प्रवाहित मतलब दोनों की अभिक्रिया करानी। तो मुझे यहाँ पर मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये अगर आपको याद होगा तो संगमरमर का सूत्र मैंने आपको बताया था, ये संगमरमर का सूत्र हो गया, चाहे चौक हो गई, उसको खड़िया बोलते हैं, चौक। ठीक है, चाहे इसके अलावा चूना पत्थर है, लाइमस्टोन। उन तीनों का ही सूत्र ये होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इसके अलावा जल बनेगा। लेकिन जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है स्टूडेंट्स, ये बनता है श्वेत कलर का अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप। अवक्षेप मैंने आपको बताया था, अवक्षेप क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। तो ये यहाँ पे जल बना है, जल में अविलेय हो गई, ये आपको दिख जाएगा श्वेत कलर का। ठीक है, श्वेत अवक्षेप बनेगा। लेकिन इसके बाद CO2 गैस को अधिकता में प्रवाहित करने पर, अधिकता मतलब ज्यादा देर तक, ठीक है, एक्सेस में उसको प्रवाहित करने पर क्या होता है, ये ध्यान देना। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो प्रोडक्ट बन गया है, फिर भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवा ही रहा हूं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी अभिक्रिया भी उसके साथ होगी। और जो इसमें जो जल बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट होंगे दोनों,
ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बने जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसकी अभिक्रिया कराते जा रहे हैं, हम उसको प्रवाहित कराते जा रहे हैं, हम रुके नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इस अवस्था में देखिए इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है कैल्शियम का, और इसके अलावा जो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये जल में विलय हो जाता है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नाम लिख लीजिए इसका, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जल में विलय होता है स्टूडेंट्स। तो क्या बात समझ में आई कि जब तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो हमको श्वेत अवक्षेप दिखेगा, लेकिन जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता में प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर ये श्वेत अवक्षेप जो है ये गायब हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने प्रकार की अभिक्रिया समझ में आ गई। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की अभिक्रिया पे आते हैं। तो ये अभिक्रिया अपने आप में, जो अभी तक हम अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, और जो अभी अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये नाम से एग्जाम में पूछी जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम आगे दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे यूजेस देखेंगे। इसको समझ करके इसको याद रखना अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है स्टूडेंट्स, सीधे सीधे आपको मैं अगर स्टेटमेंट पे लेके जाऊं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर समझते जाते हैं। यदि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराई जाए, और इसको बल्कि इस प्रकार से लिखिए, ये बात आपको ध्यान में भी रखनी है कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सोच समझ के लिखना है। इसको हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, क्षारक प्लस अम्ल, जब हम अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में बनता है लवण तथा जल। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस इतनी सी कहानी आपको लिखनी है। इसकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, जब अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल उत्पाद में बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल उदाहरण लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। एक क्षारक लेते हैं NaOH, ठीक है, और अम्ल लेते हैं HCl। यहाँ पर बनेगा NaCl लवण और जल तो बनना ही है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? जी ये बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। और यदि मैं इनमें इनकी स्टेट्स लिख दूं तो जलीय अवस्था में हम इनको प्रयोग करेंगे। तो ये एक्वस स्टेट, इनके जलीय विलयन बना करके, ठीक है। NaCl भी हमको एक्वस स्टेट में प्राप्त होगा और जल लिक्विड स्टेट। नाम लिख लेंगे इनके नीचे। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, के बाद है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लेते हैं इसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बन गया सोडियम क्लोराइड लवण। सोडियम क्लोराइड आप जो घर में नमक यूज करते हैं खाने में, ये वही है, ठीक है। तो जो आप खाने में यूज करते हैं सोडियम नमक को, वो सोडियम क्लोराइड एक लवण है और ये है जल। तो उदासीनीकरण में आप इतना लिखेंगे। अगर आपके पास एग्जाम में आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए, तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे, क्षारक तथा अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं परस्पर तो लवण तथा जल बनते हैं। एक उदाहरण दे देंगे और इसको इस प्रकार से अच्छी तरीके से संतुलित करके और अच्छी तरीके से नाम लिख करके ये आपका कंप्लीट हो गया।
ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आई। इसको आपको ध्यान रखना है, जब क्षारक और अम्ल आपस में मिल जाएंगे तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। यहाँ क्षारक भी नहीं मिल रहा हमें, ना ही हमें यहाँ अम्ल मिल रहा है, हमें यहाँ कुछ नई चीज मिल रही है, लवण और जल। ठीक है, तो मतलब इन दोनों ने एक दूसरे का प्रभाव क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, और जो पदार्थ बनाया है वो कुछ इस प्रकार का है कि वो अम्ल भी नहीं है और क्षारक भी नहीं है। ठीक है, तो लवण बना है। ये हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां तक समझ में आए स्टूडेंट्स। अब हम कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आपकी बुक के। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें हम पढ़ते हैं धातु ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, सॉरी अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे हम यदि अम्ल के साथ, तो लवण तथा जल बनेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए क्या होता है जब धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो आप लिखेंगे जब धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल बनते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिए। तो कोई धातु मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सपोज कॉपर धातु, तो कॉपर का ऑक्साइड हो गया CuO धातु ऑक्साइड। ठीक है, अम्ल में ले लेता हूँ यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से कॉपर और HCl की कॉपर और Cl मिलकर के CuCl2 बना लेंगे, ये एक लवण बन गया CuCl2। ठीक है, और जल H2O। क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है? जी नहीं, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ से क्लोरीन को बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। नाम लिख लेते हैं इसके नीचे, नाम लिख लेते हैं, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया कॉपर क्लोराइड, जो कि क्या है, एक लवण है, और ये हो गया जल। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया जल। तो ये अभिक्रिया में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जब धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेंगे, और ये अभिक्रिया आपको उदाहरण में लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्षारकों की अभिक्रिया होगी अधातु ऑक्साइड के साथ। तो अधातु का ऑक्साइड होगा, उसके साथ कोई क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाएगा। प्रोडक्ट सेम बनेंगे, बट अम्लों की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ और क्षारकों की क्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ। तो कोई अधातु, जैसे सपोज अधातु लेते हैं कार्बन, तो कार्बन का ऑक्साइड होता है CO2। इसके साथ कोई क्षारक लेते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं क्षारक, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लेता हूँ मैं सपोज। जब अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा। तो यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से पता है, अभिक्रिया तो हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चूने के पानी में प्रवाहित करने की। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये एक लवण है, और जल बनता है। ठीक है, नाम लिख लीजिए इनके नीचे। अधातु ऑक्साइड, तो कार्बन एक अधातु है, तो कार्बन का जो ऑक्साइड होता है उसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पर ये अभिकारक है, ये हमने क्षारक की तरह क्षारक लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट। इस पदार्थ को तो हम अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके और क्या क्या नाम है, और उसके बाद अंतिम में जल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगी धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ और अधातु ऑक्साइड की क्षारक के साथ। तो क्या क्या बनेंगे, लवण तथा जल। तो यहाँ पर हमने आपके बुक की जो कुछ इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं वो पढ़ ली हैं, और अब हम पढ़ेंगे कुछ आपके क्वेश्चंस हैं आपके बुक के, तो उनको देखते हैं हम। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आंसर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझिए। अब क्वेश्चन हमने पढ़ी है अभिक्रिया, और यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। तो अभिक्रिया से क्वेश्चन का कैसे संबंध, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, पीतल एवं तांबा, यदि बात करें पीतल एवं तांबे की, तो ये क्या है? पीतल एवं तांबा एक धातु है। बेसिकली यदि बात की जाए तो पीतल एवं तांबा क्या है? धातु है। दही या खट्टे पदार्थ, दही या खट्टी चीजें जो भी हैं, ये खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अम्ल होता है। अब हमें पता है, जब धातु एवं अम्ल अभिक्रिया करते हैं आपस में, तो क्या बनते हैं? लवण। ये हमने अभिक्रिया पढ़ी थी पिछली क्लास में। और हाइड्रोजन गैस, सबसे पहली जो अभिक्रिया है। बात समझ में आई? लेकिन जो ये लवण यहां पर बनते हैं, ये विषैले होते हैं। विषैले से मतलब ये है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अब आप समझ गए, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अब हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से। आप ये कहेंगे कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि हमें ज्ञात है, जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रक्रिया में पीतल एवं तांबे के बर्तनों की दही एवं खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जो कि विषैले होते हैं एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए हमें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो सिंपल है। इस प्रकार से आपकी जो अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, और आपको जस्ट अभिक्रिया ध्यान में रखनी है, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कल हम कुछ नई बातें सीखेंगे इसकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।